हेलो। आई होप कि आपने इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो देख लिया है और उसके बाद मैं अभी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच आई एम गोइंग टू रिवाइज विथ यू. Those who have the guide, you can study with that. Those who don't have the guide, please see this video. I don't know whether it's going, how much it's going to help you, but definitely it will help you. जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आप जिसके पास 11th वाला रजिस्टर नहीं है अभी, तो वो आप एक रफ कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझने में. राइट नाउ अगेन क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड कि डेफिनेशन दी हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. हो सकता है सेंटेंस दिया हो, राइट, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. राइट, 3 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही होगा ऑब्वियसली, और आपको सही वाले पे ही क्लिक करना है. दैट इज़ इफ़ यू नो द आंसर. So when if you see this video very carefully, you will understand it and you will be able to recognize it also. So see this video very carefully and understand about the figure of speech. Now सबसे पहले what is figure of speech? Okay, now it is a form of expression. ठीक है. सपोजिंग मुझको बोलना है कि शी हैड ब्यूटिफुल बिग आइज. राइट, अब मैं इसको सिंपल इंग्लिश में ना बोल के मैं बोलती हूँ शी हैड स्टारी आइज, या फिर मैंने बोला कि शी हैड ट्विंकलिंग स्टारी आइज. तो जब जो पढ़ने वाला होता है, जो सेंटेंस पढ़ रहा है, वो इमिडिएटली पिक्चर करता है कि जैसे स्टार ब्राइट है और ट्विंकल करता है इन द स्काई, वैसे ही उसकी आंखें भी होंगी. यानी कि बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि हर आईज आर ब्यूटिफुल, बट आई एम explaining it to you in a manner that is enhancing the beauty of the eyes. So that is called the figure of speech, wherein I use extraordinary words to explain a simple thing. That is called a figure of speech. So altogether there are 7 figures of speech. ठीक है, लेकिन एक पोइट्री को लिखने के काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि सोनेट होता है, या एलिजी होती है, या बैले होता है, ओके, या लैमेंट होता है. ये पोइट्री को लिखने के तरीके होते हैं. दीज आर स्टाइल्स ऑफ राइटिंग द पोएम, बट द लैंग्वेज दैट वी यूज इन राइटिंग द पोएम्स कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच. ओके, तो सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली. तो फर्स्ट आई रीड आउट द डेफिनेशन टू यू. अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 objects of different kinds. Okay, it is a comparison between 2 different objects with one thing in common. Okay, यानी कि 2 अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन उसमें कुछ चीज़ है जो कि कॉमन है. जैसे कि इन द लास्ट ईयर यू स्टडीड अ पोएम Palanquin bearers, right? तो उसमें एक लाइन थी, we bear her along like a pearl on a string, right? तो एक स्ट्रिंग है, उसके बीच में पर्ल है, मोती. तो पैलिंक्विन जो कि डोली होती है जिसमें दुल्हन जाती है, उसको उस पर्ल वाली स्ट्रिंग से कंपेयर किया गया था. ओके, लाइक एक पर्ल है जो बीच में है और जो स्ट्रिंग है उसको होल्ड की हुई है. तो वैसे ही जो डोली थी, जो पैलिंक्विन था, वो पर्ल था, और जो उसको पकड़े हुए थे वो उसको स्ट्रिंग से कंपेयर किया गया है. ओके, नाउ हाउ विल यू रिकग्नाइज दैट इट्स अ सिमिली? यू विल रिकग्नाइज इट व्हेन द वर्ड्स लाइक एज, सो और लाइक are used in it. Okay, as,
like, or snow. Like I told you this example, we bear her along like a pearl on a string. Like a. Okay, so the word is used like. Another example is like, she is as fresh as dew. As fresh as. तो सिमिली को पहचानने का तरीका है कि ये 3 वर्ड्स उसमें कोई से भी 3, नॉट ऑल द 3, one of the 3 might be there in the sentence. Okay, now secondly आता है metaphor. Metaphor is generally called an implied simile, यानी कि इसमें भी 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है. Comparison is there between 2 things. They are treated as one. But over here, the words so, like and as will not be used. Supposing the sentence is, camel is the ship of a desert. Right? Now, the camel is the ship of the desert. यानी कि camel is compared to the ship. Okay, supposing मैंने बोला कि life is a dream. Life is compared to a dream, but we are not comparing, we are saying कि वो है. Okay, like in the sentence, see the definition again. A metaphor is an implied simile. It does not, like simile, state that one thing is like another or acts like another, but takes for granted that the 2 things are one. Okay, supposing मैंने बोला है life is not a bed of roses, यानी कि I am stating, I am not comparing life. Life is obviously in this particular sentence is compared with the bed of roses, but it's like an assertive sentence कि it is not a bed of roses. ठीक है, या फिर मैंने लिखा life is but a walking shadow. Life is a. Okay, यानी कि मैं कह रही हूँ कि life is a walking shadow. Life is not like a walking shadow. It is a walking shadow. तो फ़र्क मेटाफर और सिमिली में ये है कि मेटाफर में हम उस चीज़ को वही चीज़ ग्रांटेड ले लेते हैं कि वही चीज़ वो है. ओके, और हम लोग सिमिली में हम उसको सोचते हैं इट इज़ लाइक और इट इज़ एज. अंडरस्टूड? सो देयर इज अ डिफरेंस. So the difference, how you will recognize simile is the word so, as and like, and how you'll recognize a metaphor when these words are not there in it. Okay? Most of the sentences have this word is. Life is a dream, or life is not a bed of roses, or life is but a walking shadow. So most of the sentences, all the sentences don't have. Most of the sentences have. Third figure of speech है personification. In a personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life. यानी कि abstract idea, यानी कि supposing मैंने बोला opportunity knocks at the door. opportunity एक abstract idea है, लेकिन हम उसको एक personality की तरह treat कर रहे हैं कि opportunity is knocking at the door. opportunity के हाथ पैर नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो knock कर रहा है क्योंकि हमने opportunity को personify कर दिया है एक इंसान के साथ. Okay, like supposing if I say, let not ambition mock their useful toil. Mock मतलब मजाक उड़ाना. Let not ambition को मजाक मत उड़ाने दो. Ambition कैसे मजाक उड़ा सकता है? But it's a way of writing. Supposing if I say, authority forgets a dying king. ठीक है, अब authority है, कैसे वो भूल सकता है? उसमें कोई फीलिंग तो है नहीं, लेकिन
डेफिनेशन क्या बोलता है कि वी ट्रीट इट एज इफ इट्स अ पर्सन, वी ट्रीट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज अ पर्सन। तो जो सेंटेंस हुआ अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, यानी कि जो अथॉरिटी है वो एक मरते हुए राजा को भी भूल सकती है। ओके, नाउ वी कम टू apostrophe. Apostrophe is something like personification, but slightly different in the manner, like in an apostrophe also you directly address a person who is dead or absent, or it is personified object, right? यानी कि अब जैसे मैंने बोला कि ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। अब लिबर्टी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, फील नहीं, मतलब फील कर सकते हैं पर हम छू नहीं सकते। सो लिबर्टी से हम बात कर रहे हैं, वाई आर यू सो डियर, लिबर्टी डियर, वाई आर यू सो डियर, as if liberty is a person, okay, but actually it's not a person, it's just an idea, but that's the way of writing. लेकिन अगर आप कोई भी सेंटेंस अपॉस्ट्रोफी में देखेंगे तो जैसे कि यही वाला सेंटेंस है, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, तो आपने नोटिस करेंगे कि लिबर्टी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ओके, सो व्हेन a sentence has an explanation mark after the abstract idea or after the name of the dead person, then that is called an apostrophe. That's the way of, it's not the definition, it's a way of recognizing an apostrophe. Supposing मैंने बोला है O Julius Caesar thou art mighty yet. जूलियस सीजर तो जो प्ले था जूलियस सीजर शेक्सपियर का प्ले है, उसमें जूलियस सीजर इज अ किंग एंड ही इज डेड, ओके, ही इज मर्डर्ड, पर हम उससे पूछ रहे हैं दाउ आर्ट माइटी येट, तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो, तुम तो अभी भी, जूलियस सीजर तुम तो अभी भी बलवान हो, जूलियस सीजर तो मर चुका है। सो वी आर टॉकिंग टू द डेड पर्सन एज इफ ही इज real. We talk to the abstract idea as if it is real and we are having a dialogue with that person or that abstract idea. Okay, the difference is, it's like personification, वहाँ पे भी हम लोग abstract idea से बात करते हैं या फिर abstract idea को एक real person जैसे treat करते हैं। डिफरेंस ये है कि apostrophe में exclamation mark आपको मिलेगा, ठीक है। Coming to oxymoron, it's very easy because in oxymoron two opposite qualities are added to the same thing. जैसे कि मैंने बोला it is an open secret. A secret is supposed to be a secret, nobody is supposed to know it, but when it is called an open secret, उसका मतलब होता है कि सबको पता भी है और वो सीक्रेट भी है। So they are two opposites, ना? Like supposing another one I will tell you कि James was a wisest fool. Wise भी है और fool भी है, जो कि possible actually नहीं होता है, पर दो opposites, the opposite of wise will be foolish, the opposite of fool will be wise. So these two characters, मतलब जेम्स जो है वो बेवकूफ़ भी है और अक्लमंद भी, यानी कि लिखा जेम्स एक अक्लमंद बेवकूफ़ है। Okay, so that's the way of writing the sentence. Or it says that the sweetest songs have the saddest thoughts. You know, it is said like this, na? Our sweetest songs are those which have the saddest thoughts. यानी कि जो सबसे मीठा गाना होता है उसमें उसके जो लिरिक्स होते हैं अक्सर करके काफ़ी
सैड होते हैं, या फिर आपने सुना ही होगा जितने रोमांटिक गाने वगैरह होते हैं, वी लाइक दोज बिकॉज they are generally sad songs, they generally portray the feelings of the character or the poet or things like that. So again, sweet भी है और sad भी है. Okay, so that is two opposite characters are addressed in one sentence. Next speech figure of speech is hyperbole. हाइपरबोल नहीं बोलेंगे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. इट इज कॉल्ड hyperbole. Hyperbole is a form of writing a sentence in a exaggerated form. यानी कि जो जितना होता है उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं. सपोजिंग मैंने लिखा कि rivers of blood flowed in the battlefield, यानी कि खून की नदियाँ बह गई. अब खून बहता है, लिटरली अगर हम कहें तो नदियाँ नहीं बहती हैं, खून बहता है डेफिनेटली. बहुत खून खराबा होने का मतलब है को हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं खून की नदियाँ बह गई. इसका मतलब है बहुत खून खराबा हुआ. बट द वे वी हैव डिस्क्राइब्ड इज दैट रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड. और हम लोग कभी कभी बोलते हैं शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स. बाल्टी भर भर के रोए हैं, बिल्कुल समंदर भर भर के रोया है. कोई भी इंसान इतना नहीं रो सकता है कि उससे समुंदर भर जाए. बट द वे इफ वी रीड, if as readers we read this that she wept oceans of tears, then we as readers the impact on us will be कि वो बहुत ज़्यादा जो भी कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रोया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था. सो जब ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं तब उसका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो रीडर पे पड़ता है. द वे इट इज़ रिटन it gives more impact to what is written, and it gives more impact on the readers also. Last figure of speech is onomatopoeia, जिसमें हम sound से connect करते हैं. It says that the sound suggests the sense of the sentence or sense or the meaning of the sentence. Suppose एक मैंने बोला है आपसे the snakes are hissing and the bees are buzzing. ओके, तो hissing का मतलब स्नेक की आवाज़, और bees जो आवाज़ निकालते हैं उसको कहते हैं buzzing. तो जो भी आवाज़, पानी की आवाज़ हो सकती है. birds are twittering is a sound of the birds talking. The water was gurgling. तो हमको इमेज दिखने लगती है कि एक्सट्रीम से पानी की आवाज़ आ रही है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक में कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना, उस टाइप से. दैट इज द साउंड ऑफ द वर्ड गिव्स द सेंस और द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट. सो these are the 7 figures of speech. Again, a reminder, go through the video if you do not have the guide. If you have the guide, then it will be definitely it will be more easier, क्योंकि आप वहाँ पे और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे आपको. ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आप समझ लेंगे अच्छी तरीके से तो आप किसी भी सेंटेंस को रिकग्नाइज कर सकते हैं. वैसे मैंने आपको टिप्स भी दिए हैं कि आपको कैसे पहचानना है. सिमिली कैसे पहचानोगे, सो एज लाइक. मेटाफर कैसे पहचानोगे, जहाँ ये वर्ड्स आर मिसिंग एंड मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस माइट हैव द वर्ड इज. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, वेयर यू आर टॉकिंग टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज इफ इट्स अ पर्सन. अपॉस्ट्रोफी कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. ऑक्सीमोरॉन में 2 ऑपोजिट बातें कही जाती हैं. ओके, हाइपरबोली में चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोली जाती हैं, और ओनोमोटोपिया में आप जो भी चीज़ की आवाज़, जैसे लैपिंग है, जैसे मर्मरिंग है, जैसे स्नेक्स हिज, कैट्स म्यू,
द बैबल ऑन द पेबल्स, बीज हम, तो आवाज़ से आपको सेंटेंस का मतलब मिलेगा. ठीक है. सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल. कोई और चीज़ आपको अगर रिवाइज करनी है तो लेट मी नो इन एडवांस so that I can send you that on Saturday. But yes, on Saturday I will send you a PDF and explain you something about syntax, and I'll send you an exercise on syntax as well. Okay, so take care of yourself. Don't worry about the exams. एक बारी जो पहला पेपर आप दे लेंगे उसके बाद बाकी पेपर you will be very chilled and you will relax and give. So don't worry at all. Stay cool, stay safe. Bye.